इन तैयारियों के लिए ज़रूरी है कि कक्षा नियमित किया जाए। तो भैया बहन, आज हम लोग संसदीय सरकार कार्यपालिका देखेंगे। वी विल सी हाउ आवर जुडिशियल सिस्टम कीप्स वर्किंग। हमारा जुडिशियल सिस्टम कैसे काम करता है। और इसके लिए भैया बहन मैंने कुछ बोर्ड वर्क्स भी किए हैं आपके लिए, और हम समझते हैं कि वह आपको दिखता होगा स्पष्टता के साथ। और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा भी तो आई विल नरेट इट अगेन। मैं उसे कोशिश करूँगा कि उसे मैं दिखाऊं। भैया बहन, आज की कक्षा में इन टुडेज़ क्लास वी विल कंसंट्रेट ऑन 2 थिंग्स। हम लोग 2 चीज़ों पर विचार करेंगे। और ये 2 चीज़ें कौन कौन हैं? ये 2 चीज़ें हैं तो यू विल जस्ट सी कि संसदीय सरकार न्यायपालिका। भैया बहन, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग आज 2-3 चीज़ों पर स्टिक करेंगे। 2-3 चीज़ों पर। पहली चीज़ होगी कि न्यायपालिका किसी भी व्यवस्था के लिए आवश्यक क्यों है। अगर हम लोग इसको बोलें तो कहेंगे व्हाई डू वी नीड जुडिशियल सिस्टम। किसी भी देश को न्यायिक व्यवस्था क्यों चाहिए। भैया बहन, हम समझते हैं कि हर वो लोकतांत्रिक देश जहाँ समानता और स्वतंत्रता की बात की जाती है। अब जाहिर सी बात है, हम लोगों ने लोकतंत्र को ही अपनाया। वी एडॉप्टेड डेमोक्रेसी। आप यहीं से शुरुआत करेंगे। भैया बहन, नाउ अभी हम लोग न्यायिक व्यवस्था के महत्व की चर्चा कर रहे हैं। और न्यायिक व्यवस्था के महत्व की चर्चा सिर्फ कर नहीं रहे हैं, जानकारी के लिए तो ये आवश्यक है ही जानना। इसके अलावा भैया बहन ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि एग्जामिनेशन में ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनता है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए एक सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था क्यों चाहिए। तो जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह मौलिक क्वेश्चन बनता है। कुछ प्रिलिमिनरी वर्क्स हैं, प्राइमरी वर्क्स हैं जो आप करेंगे, क्योंकि अब आप थोड़े ऊंचे क्लास में पहुंच गए। तो आपको हमेशा यह कहना कि पाठ शुरू होने से पहले बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं, उसको तुम लिख लेना और याद कर लेना। ये मैं हमेशा हर क्लासेस में कहता रहता हूँ। 7 में भी हम लोगों का पहला काम यही होता था भैया बहन, है ना। हेलो प्रणाम सर, आशिका बोल रहे हैं सर। अभी आप क्लास ले रहे हैं, आपका फ़ोन म्यूट है, कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। अभी मेरा सिविक्स हो रहा है ना क्लास 8 में। हाँ, तो सर आपका फ़ोन म्यूट है, कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, हम अपने को अनम्यूट कर लेते हैं।
हाँ भैया बहन, मैं यह बता रहा हूँ आपको कि हम लोग आज न्यायिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास से हमने शुरू किया तो कुछ प्राइमरी इन्फॉर्मेशंस आते हैं पहले, और वह आता है कि बॉक्स में जो वर्ड्स हैं उनको खूब बढ़िया से हेलो प्रणाम आचार्य। हाँ प्रणाम आचार्य जी। हाँ अभी क्लास ले रहे हैं भाई। सर आपका तो वो 8 क्लास में है ना सर? हाँ तो सर 8 में तो लिंक नहीं आया है हम लोग को। हाँ लिंक आचार्य जी हम लोग को नहीं आया है किस क्लास में? 8A में। लिंक नहीं गया है नहीं आचार्य जी। तो स्कूल ऐप से खोलो ना। ठीक है आचार्य जी। हाँ स्कूल ऐप से खोलो, उस पर गया है। ठीक है आचार्य जी। हाँ भैया बहन, अपने साथियों को आप ये भी बता देंगे कि अगर क्लास में लिंक नहीं गया है तो स्कूल ऐप से वो खोल सकते हैं। वहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कई फ़ोन इस संबंध में आ रहे हैं। क्लास में मैंने म्यूट इसलिए रखा है आपको क्योंकि हम लोग सीरियस चैप्टर थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो हमारी बात और बोर्ड के राइटिंग ये आप कंसंट्रेट करके सुन सकें, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। अदरवाइज़ आप सभी बहुत ही अच्छे भैया बहन हैं, क्लास में हमेशा अटेंटिव रहते हैं, इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी बातें आप तक ठीक ढंग से पहुंच सके, इसके लिए भैया बहन मैंने आपको म्यूट रखा है ना। तो आप इसे स्कूल ऐप से सबको बोलिए शामिल होने के लिए। भाई जितने भी भैया बहन अभी क्लास में हैं ये फ़ोन करके बोल देंगे कि अगर लिंक नहीं भी गया है तो वो स्कूल ऐप से शामिल होंगे। स्कूल ऐप से वो आराम से शामिल हो सकते हैं। तो भैया बहन अभी हम लोग 2-3 बातों पर डिस्कशन शुरू करेंगे। पहला, सर्वोच्च न्यायालय का महत्व क्या है। अब भैया बहन 2 क्वेश्चन हैं जो सुनने में एक अलग अलग लगते हैं, लेकिन आंसर उसका सेम है। और वो पहला है, सर्वोच्च न्यायालय का क्या महत्व है, या फिर भारतीय न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय का क्या महत्व है। दोनों क्वेश्चन नहीं भी देख करके आपको सिर्फ ये कह देगा कि भारत में न्याय व्यवस्था क्यों आवश्यक है। यानी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी देश के न्यायिक व्यवस्था का सर्वोच्च संगठन है, इसलिए हम सर्वोच्च न्यायालय को न्याय व्यवस्था के समानार्थी मान लेते हैं। हाँ 1 मिनट भैया बहन आप होल्ड करेंगे, मैं एक बार क्लास इंक्वायरी कर लेता हूँ, अगर वो लिंक जाए और वो शामिल हो जाए, क्योंकि बहुत कम लोग शामिल हुए हैं। तो 1 मिनट मैं खाली आपको ये करूँगा।
अब क्लास में जितने भैया बहन हैं, एक बार अपने दोस्तों को फ़ोन करके बोल दें, एक बार अपने दोस्तों को फ़ोन करके बोल दें कि वो जल्दी से क्लास में शामिल हो जाएं, क्योंकि लिंक का अगर प्रॉब्लम है भी तो ऐप मौजूद था, ऐप से भी आप ज्वाइन हो सकते थे हमारे भैया बहन। खैर कोई बात नहीं है, आज थोड़ा डिस्टर्ब भी है, नेट का भी प्रॉब्लम है, बट आई थिंक नाउ यू विल कंसंट्रेट। तो सर्वोच्च न्यायालय का महत्व, ये मैंने पहला पॉइंट लिखा है। अब दो बातें मैं फिर से आपको ब्रीफ कर दूं। कक्षा शुरू होने के बाद न्यायपालिका चैप्टर से याद रखने योग्य नए शब्दों को आप निश्चित रूप से अपने नोटबुक में लिख जाएंगे। ये वर्ड हैं भारत की समेकित निधि, विधि वेत्ता, अपीलीय न्यायालय, संघीय सरकार, संविधान की व्याख्या। हम लोग हमेशा से ही, ये कोई नई बात नहीं है, जब भी नया चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग बॉक्स में लिखे नए शब्दों को सबसे पहले देखते हैं। कुछ मैंने ब्रीफ भी कर दिया था, इसके मीनिंग भी बता दिए थे। जैसे समेकित निधि था, तो समेकित निधि का मतलब है कि एक ऐसा निधि, एक ऐसा भंडार, एक ऐसा सुरक्षित धन जिसके लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। अब आप कहिए कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय पढ़ने के क्रम में समेकित निधि क्यों आ गया? तो समेकित निधि, आप एक मिनट से इसको अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं, अंग्रेजी में इसको आप बोलते हैं रिजर्व्ड अमाउंट। रिजर्व्ड अमाउंट, ये शब्द भैया बहन इस पाठ में सबसे पहले इसलिए आया है क्योंकि इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो वेतन भत्ते मिलते हैं, तो चूंकि सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायिक संगठन है, संविधान का रक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है, और उससे बड़ा कोई नहीं, सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई नहीं। तो भैया बहन जरूरी है कि उनको सरकार के चंगुल से मुक्त रखा जाए, इसीलिए उनके वेतन भत्ते आदि के लिए एक अलग से निधि बनाई गई है, जिसमें कि संसद के मोहर की ज़रूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि संसद में ही कानून बनता है, किसी भी मसले पर संसद का स्वीकारोक्ति बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते एक रिजर्व फंड से मिलेंगे, जो सरकार के चंगुल से मुक्त होगा, संसद के क्षेत्राधिकार से, संसद के भी, यानी संसद देश का सर्वोच्च कानून बनाने वाला संगठन है, उसके भी चंगुल से मुक्त होगा। क्यों? क्योंकि अगर न्यायाधीश हमेशा सरकार के लिए सरकार के मोहताज बने रहेंगे तो क्या होगा भैया बहन? तब दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि सरकार का मोहताज बने रहने से सर्वोच्च न्यायालय अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा, और जब सर्वोच्च न्यायालय अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा तो फिर पूरा सिस्टम ही ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ही एक ऐसा सर्वोच्च संगठन है जो भैया बहन जो सरकार पर भी अंकुश रखने का काम करता है, और सरकार के साथ साथ सरकार पर तो अंकुश रखता ही है, उसके अलावा
और क्या करता है ये, उसके अलावा ये संविधान की भी व्याख्या समय समय पर करता है। यानी 3 मौलिक कार्य हो गए सर्वोच्च न्यायालय के भैया बहन। 3 मौलिक कार्यों में पहला कार्य आया संविधान की रक्षा करना, दूसरा काम आया संविधान की समय समय पर व्याख्या करना, और तीसरा काम हो गया भैया बहन नागरिकों के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। भैया बहन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्याय आपने समेकित निधि देख लिया। सर्वोच्च न्यायालय के लिए समेकित निधि की व्यवस्था क्यों की गई है? क्योंकि उनके न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के जो खर्च हैं उसके लिए उसे सरकार का मोहताज नहीं रहना पड़े। दूसरा है विधिवेत्ता, जिसको एडवोकेट बोलते हैं, कानून के ज्ञाता, बहुत हल्का है ये। अपीलीय अदालत, अपील करने का मतलब क्या होता है भैया बहन? अपील करने का मतलब होता है किसी एक न्यायालय के फैसले को ना मान करके उससे ऊपर के न्यायालय में उस केस को ले जाना। मैंने आपको विस्तार से बताया था, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि किसी आदमी को मान लीजिए जिला न्यायालय ने मृत्यु दंड दे दिया, तो क्या वह आदमी मरने के लिए तैयार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता है। अगर अधीनस्थ न्यायालय ने किसी को मृत्यु दंड दे दिया तो वह अंतिम सांस तक लड़ेगा अपना जीवन बचाने के लिए। वह जिला न्यायालय जाएगा, वह उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जाएगा, वहाँ से भी बात नहीं बनेगी भैया बहन, तो फिर वो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय तक वह फैसले का इंतजार करेगा। तो यह जो एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में हम मुकदमे को ले जाते हैं, कोई अभियुक्त मुकदमा को ले जाता है, उसे हम कहते हैं अपील करना। तो ये भी आप समझ गए। संघीय सरकार, मैंने सैकड़ों बार आपको बताए कि संघात्मक का मतलब होता है विधायिका और कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा। भारत में जो सरकार है, भारत में जो लोकतंत्र है वह संघीय लोकतंत्र है, फेडरल डेमोक्रेसी है। इस चीज़ को मैं कई बार बता चुका हूँ। और संविधान की व्याख्या, मैंने अभी कहा आपको, सर्वोच्च न्यायालय का सबसे प्रथम कार्य, the first and foremost duty of the Supreme Court of India is to analyze and explain the articles of the Constitution whenever it is required. जब कभी आवश्यकता होती है तब संविधान की व्याख्या कौन करता है? संविधान की व्याख्या करने का और किसी को अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार। और इसीलिए भैया बहन जब भी राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को किसी मसले पर दिक्कत होती है तो वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करते हैं। भैया बहन राष्ट्रपति देश के सर्वे सर्वा हैं, प्रथम नागरिक हैं, सरकार के मुखिया हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री देश का प्रधान कार्यकारी है, रियल हेड एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है। अगर वह किसी कानूनी मसले पर अटकते हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होता है, तो इतने बड़े आदमी को प्रॉब्लम होगा तो उसको परामर्श भी कौन देगा? छोटा आदमी तो देगा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय देगा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को परामर्श देने का काम भी करते हैं। भैया बहन खूब ध्यान से शांतिपूर्वक आप सुनेंगे तो आपको सारी बातें सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित स्वतः आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा रुकते हैं भैया बहन और आपसे विनती करते हैं कि क्लास में लिंक भेजा जा चुका है। आप पर्सनली भैया बहन को थोड़ा बोलिए
कि वो कक्षा को मिस नहीं करें, इसलिए थोड़ा सा आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। भैया बहन अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग एक चीज़ देखते हैं और वो है भैया बहन क्या, वो है कि सर्वोच्च न्यायालय का महत्व क्या है। तो ये 4 चीज़ें जो भी मैंने बताया उसको तो आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिखिएगा ही। और भैया बहन इसके अलावा आप एक चीज़ और लिखिएगा, और वो क्या लिखिएगा भैया बहन, उसके अलावा एक चीज़ आप और लिखेंगे और वो है खूब ध्यान से सुनिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का महत्व लिखने जब जब आए तो शुरुआत करेंगे इस पॉइंट से, पहला पॉइंट से। सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक संगठन है। अगर आपको शब्द सुनने में परेशानी होती है भैया बहन तो कॉपी कलम लेकर के लिख लेंगे, है ना, लिख लेंगे, नोट करते रहना चाहिए। ये पलक है, आदित्य है, आशिका बहन दिख रही है, पलक बहन भी दिख रही है, तो कॉपी कलम साथ में रखेंगे। और आप लोग सभी बहुत ही अच्छे भैया बहन हैं, हाँ, आप पर हमको बहुत गर्व भी होता है। हाँ, ये मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। तो आप और बड़े अच्छे अच्छे शब्द भैया बहन, चूँकि आर्ट्स का क्लास है, हाँ, इसमें शब्द की ही बाजीगरी चलती है, तो क्यों ना हम अच्छे शब्द लिखें। किताब के शब्दों का हमेशा नकल करना ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं। नाउ वी आर इन क्लास 8, वी हैव आवर ओन विजडम, वी हैव आवर ओन स्टाइल, and whenever a question is required to be asked, is required to write, we will follow our own way of writing. हम अपना खुद का तरीका अपनाएंगे, किताब का तरीका नहीं अपनाएंगे। सब्जेक्ट कंटेंट्स को किताब से देखेंगे लेकिन बातें उसमें मेरी खुद की होगी। तो भैया बहन फाइनली वी आर हियर टू लुक एट दिस। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक संगठन है। सर्वोच्च न्यायालय को ही अधिकार है संविधान की व्याख्या करने का। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय अपने वेतन भत्तों के लिए सरकार पर निर्भर नहीं करता, वह उसके लिए देश ने समेकित निधि बनाई है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले अंतिम फैसले होते हैं, इसके ऊपर ना कोई न्यायालय है ना कोई अपील है। ऐसे ऐसे पॉइंट भैया बहन आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा एंड यू विल राइट इट डाउन। भैया बहन अब नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात है भैया बहन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अर्हता है। कौन कौन से क्वालिफिकेशन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो भैया बहन सबसे पहला क्वालिफिकेशन तो बड़ा सिंपल है, he should be an Indian citizen, he should be Indian citizen। और मैंने यहाँ अंग्रेजी में लिख दिया, आप इसको हिंदी में लिख लीजिए। वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। ये हो गया पहला पॉइंट। भैया बहन दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट इसी कड़ी में हम लिखेंगे, he must have the experience of 5 year जजमेंट इन हाई कोर्ट, यानी कि वह किसी उच्च न्यायालय में, किसी राज्य के हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश नियुक्त हुए हों और न्यायाधीश का कार्य किए हों। किसी उच्च न्यायालय में, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश का कार्य
न्यायाधीश का कार्य कर चुके हों, का कार्य कर चुके हों, कर चुके हों। भैया बहन, तीसरा पॉइंट इसी कड़ी में हम लोग लिख लेंगे। तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं, अगर वो 5 साल तक कहीं प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो भी चलेगा, लेकिन 10 साल तक वो एक प्राइवेट अधिवक्ता के रूप में भी काम कर चुके हैं। ही मस्ट हैव द प्रैक्टिस फॉर 10 years। किसी उच्च न्यायालय में, किसी उच्च न्यायालय में, किसी उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय, किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक वकालत कर चुके हैं, 10 वर्ष तक वकालत कर चुके हैं, वकालत कर चुके हैं। और भैया बहन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। इसको नोट कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन MCQ में आएगा, कभी न कभी आएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आप भैया बहन झट से लिख दीजिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, खाली मुख्य न्यायाधीश नहीं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं भारत के राष्ट्रपति। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स देम। और भैया बहन 10 वर्ष तक वो वकालत कर चुके हों किसी उच्च न्यायालय। अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि राष्ट्रपति ही को ही नियुक्ति करना है। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है भैया बहन कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को भी न्यायाधीश बना सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, जो व्यक्ति उनके नज़र में बहुत ही विद्वान हो, कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता हो सकता है वह हाई कोर्ट में जज नहीं रहा हो सकता है वह किसी दूसरे जगह भी वकालत नहीं करता हो, लेकिन वह राष्ट्रपति के नज़र में बहुत बड़ा कानून का ज्ञाता है। तो भैया बहन जूम का इंडिकेशन आने लगा, क्लासेस अब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आप इस पॉइंट को लिख लेंगे भैया बहन। वह व्यक्ति राष्ट्रपति के नज़र में, राष्ट्रपति के संज्ञान में कानून के ज्ञाता हों, संज्ञान में कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हों, कानून के ज्ञाता हो। तो भैया बहन ये पॉइंट बने 1 2 3 4। मैं फिर एक बार बोल दूं आपको, वह भारत का नागरिक हो, he should be an Indian citizen, he must have worked for 5 years as the judge of the High Court. तीसरा, he must have practiced in a High Court for 10 years. और चौथा, he must be a renowned lawyer। वह राष्ट्रपति के नज़र में एक बहुत बड़े कानून के ज्ञाता हों। तो भैया बहन इस तरह से हम देखते हैं कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो इस तरह से कार्य करता है। भैया बहन आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपको आज के लिए बाय बाय कहता हूँ। लेकिन ERP रोज़ देखा कीजिए। ये अभी जो मैंने आपको पढ़ाया इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और ये स्कूल ERP पर भी रहेगा। भैया बहन
you must observe very minutely the recorded video and you should study it whenever you get an opportunity. CWSW वाले कॉलम में ये पूरा वीडियो आपको आज के क्लास का पुनः मिलेगा। तो भैया बहन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।